पहली जो ऑर्थो विजिट होना चाहिए बच्चे का वो जब बच्चा 7 इयर्स का है। केसेस ऐसे होते हैं माला अलाइनमेंट के कारण, जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं आगे पीछे हैं, उसके कारण बोलने में भी दिक्कत होती है, इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। आप हार्ड चीज़ें नहीं खानी है और ज़्यादा एक्सट्रीम वाली चीज़ें भी नहीं खानी, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, और स्पेशली जब 4 से 8 हफ्ते में एक। तो डॉक्टर सुषमा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके। तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में ये आता है कि ऑर्थोडोंटिस्ट है क्या एक्चुअल में। कई लोगों को नहीं पता, सबको ये पता है कि दांत में दर्द डेंटल डॉक्टर डेंटिस्ट है, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट क्या स्पेसिफिक कोई स्टडी है क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और नमस्कार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी नॉलेज कहीं काम आ सके आपके। देखिए, आपने पूछा कि ऑर्थोडोंटिक्स क्या है। एक्चुअली ऑर्थोडोंटिक्स अगर स्पेशलिटी है तो उसका ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स पूरा नाम है। तो ऑर्थोडोंटिक्स, जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो ऑर्थोडोंटिक्स मतलब कि हम ट्रीट कर रहे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं आगे पीछे हैं या ठीक से बाइट नहीं कर रहे हैं, उसमें ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक्स होता है। और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स का जो पार्ट होता है वो आपके जॉस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब जॉस की ग्रोथ को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जाता है। तो ये डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है। उसके बाद हम अगर ऑर्थो को मोटा मोटा तरीके से देखें तो हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं जो ट्रीटमेंट होता है। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है, जो कि बहुत ज्यादा आगे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाए, आगे मतलब फ्यूचर में जो माल ऑक्लूजन, जिसको हम माल ऑक्लूजन बोलते हैं, जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो वो माल ऑक्लूजन को रोकता है। या फिर जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनका आपकी जॉस पे क्या असर पड़ रहा है इन फ्यूचर, उसको रोकने के लिए हम प्रिवेंटिव देते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको लेटर ऑन दूंगी। इंटरसेप्टिव में क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि वो चीज डेवलप हो रही है, माल ऑक्लूजन डेवलप हो रहा है, पर आप उसको उसी स्टेज में रोकेंगे ताकि वो फर्दर एग्रीवेट ना करे। करेक्टिव मतलब कि एज भी पेशेंट की कंप्लीट हो गई है, ग्रोथ भी कंप्लीट हो गई है, और वो जो माल ऑक्लूजन है फुल फ्लेश डेवलप हो गया है, उसने उसकी जॉस को भी अफेक्ट किया है, ग्रोथ को अफेक्ट किया है, जिस तरह से जॉस ग्रो होते हैं उसको पूरा अफेक्ट किया है। तो उसको रोकने का जो प्रोसीजर होता है वो करेक्टिव ही रह जाता है, मतलब जो हो गया है अब उसको हम करेक्ट करेंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी थम सकिंग का। थम सकिंग में हम 3 फेजेस अगर ले तो प्रिवेंटिव फेज क्या होता है, 3 से 4 साल का जो हर एक बच्चा होता है थम सक करता है। वो कंफर्ट होता है, एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है बच्चों में कि वो सक करते हैं। ठीक है, अगर 3 से 4 तक है तो वो ठीक है, बट इस दौरान पेशेंट की काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान। ठीक, तो ये है कि अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है, थम सकिंग ने अपना कोई इफेक्ट नहीं डाला है। उसके बाद आते हैं हम इंटरसेप्टिव में। वही बच्चा प्रिवेंटिव में मिस हो गया, वो इंटरसेप्टिव में आया। जब इंटरसेप्शन में आया तो हम क्या करेंगे कि वो हैबिट एस्टेब्लिश हो गई है, 4 से 5 साल उसको ज्यादा हो गए, हम धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो उसको फर्दर वो चीज ना बिगड़े तो उसके लिए हम इंटरसेप्शन में जाते हैं। जैसे हम थम सकिंग के केसेस में अप्लायंसेस देते हैं बच्चों को ताकि वो थम सक नहीं करे। उसके बाद इसी पेशेंट को अगर हम करेक्टिव स्टेज में लेके जाएंगे तो करेक्टिव में कि थम सकिंग पूरी तरह से इफेक्ट कर चुकी है। नॉर्मली थम सकिंग के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ऊपर का जबड़ा जो होता है वो नैरो होता है, और जो ऊपर और नीचे का उनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है मतलब वो लंबा होता है, उनका चेहरा देखने में लंबा लगता है, और क्राउडिंग भी होती है। ये सब चीजें जो है करेक्टिव में आती है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करें, कुछ ऐसा जॉस के साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे पेशेंट अपेरेंस में भी अच्छा दिखे, और उसका जो डेंटल और जो इश्यूज हैं, जॉस के इशू हैं, उसको भी हम सॉल्व कर सकें। तो सिर्फ वही पेशेंट जो थम्स अप करते होंगे बचपन में उनको इसकी जरूरत है, या फिर किसको एक्चुअल में इस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की? अगर बात करें कोई ब्यूटी, अगर ब्यूटी बढ़ाना चाहता है, किसका नेचुरली उसका जॉ लाइन या उसका फेस प्रॉपर नहीं है, डेंटल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो मतलब एक्चुअल में कौन इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे ज्यादा जरूरत होती है? देखिए, थम सकिंग तो एक एग्जाम्पल था, उसके अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, या आपके दांत मिसिंग हैं,
कई बार एक्स्ट्रा दांत भी होते हैं, इम्पैक्टेड टीथ भी होते हैं। इम्पैक्टेड यानी टूथ है पर वो बोन के अंदर है, बट अपने तय टाइम में वो इरप्ट नहीं हो पाया है, तो उसको हम फिर ऑर्थोडोंटिकली फोर्स लगा के निकालते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में होता है। कई बार प्रोस्थो के पेशेंट्स होते हैं, डेंचर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें स्पेसिस के कारण क्या होता है, आसपास के दांत जो स्पेस के अंदर टिल्ट कर जाते हैं। तो इस सूरत में किसी तरह का डेंचर नहीं दे सकते हैं, तो उसको पहले स्ट्रेट किया जाता है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस लगा के स्ट्रेट किया जाता है। तो उन केसेस में भी कर सकते हैं। और उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स हालांकि बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी रहती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, क्योंकि वो बच्चा एक बचपन से लेके बड़ा होने तक सिर्फ उसका ट्रीटमेंट चलता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उस केस में भी ऑर्थो काम आता है। डेंटल, क्योंकि टीथ मिसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, जो नीचे वाला आगे की तरफ होता है उनका, तो वो सारे केसेस जो हैं वो ऑर्थोडोंटिक्स में ही ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आपका रहेगा, आप जाएंगे वहाँ पे, डॉक्टर आपके इम्प्रेशंस लेगा, रिकॉर्ड्स लेगा, जिसमें कि फोटोग्राफ्स होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, नाप लेना, मतलब आपके दोनों जबड़ों का नाप लिया जाएगा। उसके अलावा फोटोग्राफ्स होते हैं और कुछ एक्सरेज होते हैं, वो लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको डायग्नोसिस करेगा, आपका एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर पूरा, ऑर्थोडोंटिस्ट। उसके बाद फिर आपका वो हिस्ट्री बताएं, आपको बताएंगे सारा डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट प्लानिंग आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट प्लानिंग हो गई, उससे पहले क्या होता है, दांतों की एक बार सफाई की जाती है। दांतों की सफाई की जाती है और बैंड्स लगाने हैं वो तो सेपरेटर्स डाले जाते हैं। ठीक, उस अपॉइंटमेंट से पहले फिर आप नेक्स्ट डे जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट सेपरेटर्स में बैंड्स लगेंगे और ब्रैकेट्स लगेंगे। तो अराउंड 15 से लेके आधा घंटे तक का अपॉइंटमेंट वो रहता है। और इसके फिर उसके बाद फिर 4 से 8 हफ्ते की एक रहती है, वीक्स की एक अपॉइंटमेंट रहती है। पैटर्न एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, पहली जो ऑर्थो विजिट होना चाहिए बच्चे का, वो जब बच्चा 7 ईयर्स का है उससे पहले हो जाना चाहिए, ताकि पता लग पाए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े नहीं है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है, जॉस की प्रॉब्लम होती है, ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। तो जितना जल्दी जल्दी एज में रिकॉग्नाइज हो जाए उतना अच्छा है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट के फायदे क्या होते हैं? मतलब फायदे तो पहला फायदे निकलेंगे उसी से कि इंडिकेशंस क्या है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की। पहला, टेढ़े मेढ़े दांत हो गए। टेढ़े मेढ़े दांत क्या करते हैं, आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर सकते, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। तो उस केस में जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होगा, आपके दांत स्ट्रेट हो जाएंगे, तो आप उसकी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा जो मुझे लगता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, स्पीच इंप्रूव करता है। कई केसेस ऐसे होते हैं माल अलाइनमेंट के कारण, जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, उसके कारण बोलने में भी दिक्कत होती है, तो वो स्पीच भी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा आप अच्छे से खा पाते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे का जो जबड़ा, जो दांत है, आपस में अच्छे से बैठे होने चाहिए, तभी आप चीजों को चबा पाएंगे। तो इसलिए ऑर्थो ट्रीटमेंट के बाद ये भी चीजें जो है वो मेंटेन हो जाती हैं। अच्छा, तो कितना समय लगता है वैसे इसमें, अगर कोई ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट लेना चाहे तो? क्या डिपेंड देखिए करता है एज टू एज, या ये सर्कमस्टांसिस कंडीशन डिपेंड के करता हिसाब से? है, ये डिपेंड करता है। यूजुअली हम 1 साल भी लग सकता है, सिंपल अगर स्पेसिंग का केस है या सिंपल क्राउडिंग का केस है, दांत थोड़े बहुत, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। अगर आपकी जॉ ग्रोथ है, जॉ ग्रोथ का कोई हमारा किसी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम है उसमें, तो उसमें टाइम लंबा लगता है। बच्चे को छोटे से शुरू करना पड़ता है और फेजेस में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि आप उसको एक फ्रेमवर्क में डाल सके कि इतना टाइम लगेगा, पर यूजुअली 1 से 1.5 साल लगता है, और वो इंक्रीज हो सकता है। और दूसरा फैक्टर और भी इम्पोर्टेंट करता है, ये तो पेशेंट फैक्टर थे कि किस तरह से, दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है पेशेंट की कंप्लायंस। ठीक, और तीसरा फैक्टर है जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज कितनी है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को डिसाइड करते हैं। यूजुअली 1 से 1.5 साल लग जाता है ट्रीटमेंट में। और जैसे जैसे पेशेंट की कंप्लायंस हो गई, ब्रेकेज ज़्यादा हुई, तो ट्रीटमेंट इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरेशन। तो उस तरह से चलता है सब। पानी पीने में क्या परहेज रखना चाहिए? ट्रीटमेंट जब शुरू किया है या उसके बाद, मतलब ट्रीटमेंट जब आपका चल रहा है उस दौरान की बात पहले भी कर रहे रखना हैं? पड़ता है कुछ?
हाँ, जब ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान तो आपको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी होगी। फूड हैबिट्स में आपको सॉफ्ट खाना होगा, और आप हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, और ज़्यादा एक्सट्रीम वाली चीज़ें भी नहीं खानी, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा। और स्पेशली जब 4 से 8 हफ्ते में एक विजिट रहता है, तो उस विजिट में थोड़ा वायर्स टाइट किए जाते हैं या चेंज किए जाते हैं, तो उस कारण थोड़ा पेन ज़्यादा रहता है, टेंडरनेस ज़्यादा रहती है। तो उस दौरान एक्सट्रीम जो है टेम्परेचर के अवॉइड कीजिए, खाना गर्म नहीं खाइए, उसको ठंडा कीजिए फिर लीजिए। बस उस दौरान थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना है। और वो भी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि केरीज बढ़ सके, क्योंकि ओरल हाइजीन का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो वो भी नहीं चीज़ें लेनी है आपने। ज़्यादा शुगरी नहीं लेनी है, एसिडिक चीज़ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं लेनी है, हार्ड चीज़ें नहीं लेनी। तो वो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ताकि इफेक्ट ना आए, ब्रेकेज ना हो ब्रैकेट्स की, और दूसरा क्या, हाइजीन भी मेंटेन हो सके। ये जो आपने ये तो बता दिया कि ऑर्थोडोंटिस्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या एज ग्रुप होते हैं, किस टाइम करवाना चाहिए, खाने में क्या परहेज है, लेकिन कितना पेनफुल होता है ये उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्योंकि कई लोग नहीं करवाते हैं इसी डर से कि पेन होएगा, या फिर एग्जाम है या कई चीजें ओकेजन है कुछ भी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपके नई चीज़ आपके मुंह में आएगी तो इनिशियली आपको स्पीच में प्रॉब्लम होगी, वो इरिटेट करेगा आपके म्यूकोजा के साथ, आसपास जो गम्स हैं उसके साथ करेगा। बट इवेंचुअली वो डिस्कम्फर्ट होता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट के दौरान रहता है मोस्टली पेन जो इंक्रीज करता है, तो आप कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं, जिससे वो सबसाइड कर जाए। इनिशियली ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि पेशेंट नया होता है सब चीज़ों के साथ, और धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है। क्या जरूरी है कि हर बार ही टीथ एक्सट्रैक्शन हो इस प्रोसीजर में? जब हम ऑर्थोडेंटिस्ट ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो जरूरी है कि डॉक्टर हमारा टीथ निकालेगा निकालेगा, ये डर भी रहता है, तो उसके बारे में प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रीटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्शन मांगता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है किस तरह का केस है। देखिए, कोई दो चीजें एक जगह नहीं हो सकती। अगर किसी के दांत बहुत ज्यादा बाहर हैं या बहुत ज्यादा क्राउडिंग है तो हमें स्पेस चाहिए, तो उस केस में हमें एक्सट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। पर हर केस के लिए एक्सट्रैक्शन नहीं जाती, वो डिफर करता है। एक्सट्रैक्शन पैटर्न मतलब कौन सा दांत निकलेगा, और निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट प्लानिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह की अनोमली है दांतों में, किस तरह की गड़बड़ है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा टीथ निकलेगा, और निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। कितना एक्सपेंसिव होता है ये ट्रीटमेंट? नॉर्मली कितना पैसा लग जाता है? क्योंकि नॉर्मली डेंटल जो ट्रीटमेंट होते हैं काफी एक्सपेंसिव माने जाते हैं, कई लोग प्राइवेट में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट में टाइम लगता है, तो क्या है इससे रिलेटेड मतलब मिसकंसेप्शन अगर कुछ है तो मतलब कुछ इसके बारे में आइडिया देंगे? देखिए, ये भी वही उसी तरह से डाइसी क्वेश्चन है जिस तरह से एज का एज है। ठीक है, कम से कम में मतलब आप डिपेंड करता है कि कितनी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है, आप किस तरह के ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, सिरामिक यूज कर रहे हैं, मेटल यूज कर रहे हैं, क्लियर अलाइनर्स यूज कर रहे हैं, या लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि एक्सपर्टीज कितनी है डॉक्टर की जो वो कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज वाला जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो ज्यादा ही लेगा, उनका जो चार्जेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो क्लिनिक है। ठीक, क्लिनिक रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है। तो नट शेल में इसको हम नहीं एक एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क में नहीं डाल सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। पर यूजुअली एक्सट्रैक्शन केसेस के लिए ज़्यादा लगता है, नॉन एक्सट्रैक्शन के लिए कम लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से दांतों का जो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको चाहिए, बेसिकली उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो उसको मैं एक तरह से नहीं बता सकती हूँ, हर डेंटिस्ट का, हर एरिया का कॉस्ट अलग होता है। सिर्फ वही पेशेंट जो थम्स अप करते होंगे बचपन में उनको इसकी जरूरत है, या फिर किसको एक्चुअल में इस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की? अगर बात करें कोई ब्यूटी, अगर ब्यूटी बढ़ाना चाहता है, किसका नेचुरली उसका जॉ लाइन या उसका फेस प्रॉपर नहीं है, डेंटल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो मतलब एक्चुअल में कौन इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे ज्यादा जरूरत होती है? देखिए, थंब सकिंग तो एक एग्जाम्पल था। उसके अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, या आपके दांत मिसिंग हैं, कई बार एक्स्ट्रा दांत भी होते हैं, इम्पैक्टेड टीथ भी होते हैं। इम्पैक्टेड यानी टूथ है पर वो बोन के अंदर है, बट अपने तय टाइम में वो इरप्ट नहीं हो पाया है, तो उसको हम फिर ऑर्थोडोंटिकली फोर्स लगा के निकालते हैं।
ठीक है, तो उन केसेस में होता है, कई बार प्रोस्थो के पेशेंट्स होते हैं, डेंचर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें स्पेसिक के कारण क्या होता है, आसपास के दांत जो स्पेस के अंदर टिल्ट कर जाते हैं। तो इस सूरत में किसी तरह का डेंचर नहीं दे सकते हैं, तो उसको पहले स्ट्रेट किया जाता है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस लगा के स्ट्रेट किया जाता है। तो उन केसेस में भी कर सकते हैं। और उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स हालांकि बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी रहती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, क्योंकि वो बच्चा एक बचपन से लेके बड़ा होने तक सिर्फ उसका ट्रीटमेंट चलता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उस केस में भी ऑर्थो काम आता है। डेंटल, क्योंकि टीथ मिसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, जो नीचे वाला आगे की तरफ होता है उनका, तो वो सारे केसेस जो हैं वो ऑर्थोडोंटिक्स में ही ट्रीट किया जाता है। ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती है, एडमिट होना पड़ता है, इसके साथ मेडिसिन क्या है साइड बाय साइड, तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आपका रहेगा, आप जाएंगे वहाँ पे, डॉक्टर आपके इम्प्रेशंस लेगा, रिकॉर्ड्स लेगा, जिसमें कि फोटोग्राफ्स होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, नाप लेना, मतलब आपके दोनों जबड़ों का नाप लिया जाएगा। उसके अलावा फोटोग्राफ्स होते हैं और कुछ एक्सरेज होते हैं, वो लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको डायग्नोसिस करेगा, आपका एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर पूरा, ऑर्थोडोंटिस्ट। उसके बाद फिर आपका वो हिस्ट्री बताएं, आपको बताएंगे सारा डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट प्लानिंग आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट प्लानिंग हो गई, उससे पहले क्या होता है, दांतों की एक बार सफाई की जाती है। दांतों की सफाई की जाती है और बैंड्स लगाने हैं वो तो सेपरेटर्स डाले जाते हैं, ठीक, उस अपॉइंटमेंट से पहले। फिर आप नेक्स्ट डे जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट सेपरेटर्स में बैंड्स लगेंगे और ब्रैकेट्स लगेंगे। तो अराउंड 15 से लेके आधा घंटे तक का अपॉइंटमेंट वो रहता है। और इसके फिर उसके बाद फिर 4 से 8 हफ्ते की एक रहती है, वीक्स की एक अपॉइंटमेंट रहती है। अपने बच्चे को 7 साल से पहले एक ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाइए। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। कंसल्टेशन होगी, एक तरह से साइकोलॉजिकली आप बच्चे को तैयार भी कर सकते हैं, अगर इन केस फ्यूचर में आपको अगर ऑर्थोडोंटिक्स की ज़रूरत हो, तो आप बच्चे को उस तरह से गाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जल्दी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है तो टाइम लंबा हो जाएगा। फिर कई ऐसे केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, जिसमें कि जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लंबा हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट कई बार फेजेस में होता है। एक फेज हमने कर लिया, उसका रिजल्ट हमने अटेन कर लिया, उसके बाद दूसरा करते हैं, तो ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मतलब ऑर्थोडोंटिस्ट में? देखिए, ऑप्शंस तो है मेटल्स, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। मेटल्स है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और उसका रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। उसके अलावा जो लोग एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा मतलब एस्थेटिकली जो जिनको कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, मोस्टली अडल्ट लोग हो गए या फिर ऑफिस गोइंग लोग हो गए, तो उनमें हम क्लियर अलाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। और लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं, या सिरेमिक ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। पर हर इन चीज़ों का अपना अपना एक लिमिटेशन है। सिरेमिक जो ब्रैकेट्स हैं वो टूथ कलर के ही होते हैं, मेटेलिक नहीं होते, तो मेटेलिक लुक नहीं लगती है। बट उसमें जब आप दांतों में से वो चिप ऑफ करते हैं, जब फाइनली जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपके ब्रैकेट्स निकाले जाते हैं, तो ये ब्रिटल रहता है और इनामल का लॉस ज़्यादा होता है उसमें। उसके अलावा अगर हम क्लियर अलाइनर्स की बात करें, तो हर तरह का केस क्लियर अलाइनर से ट्रीट नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कॉस्टली भी बहुत है, तो हर कोई पेशेंट जो है इतना ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। तो हर एक मोडालिटी है जो पर जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा आपके इंटरेस्ट में, और डॉक्टर के लिए जो अच्छा होगा वो आपको बताएगा, और उस हिसाब से फिर आप अपना ट्रीटमेंट परस्यू कर सकते हैं आगे। तो एक चीज नॉर्मली आती है डेंटल प्रोसीजर के साथ पेन, तो कितना पेनफुल रहता है ये पूरा प्रोसीजर में से? अगर कोई बच्चा करवा रहा है तो क्या उसके लिए दिक्कत आएगी? मतलब नॉर्मल रूटीन वो कैरी ऑन कर सकता है अपना लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं होता, पेन नहीं होगा। पेन नहीं, एक डिस्कम्फर्ट होता है। कोई भी चीज़ आपके मुंह में अगर नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होगा, सलाइवा भी ज़्यादा आएगा कुछ टाइम में, बट वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है।
और फिर 4 से 8 हफ्ते की एक अपॉइंटमेंट रहती है। तो उस दौरान पेशेंट एडजस्ट भी कर जाता है। और दूसरा क्या है, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको पेन हो रही है तो आप ऑन ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं, पैरासीटामोल। उसके अलावा क्या है, जब आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं तो उसमें आप खाना जो है अ, गरम ना खाएं, उसको हल्का करें फिर खाएं, हल्का टेम्परेचर पे डालें फिर खाएं। और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ना लें, मतलब ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा ना लें। स्पेशली ये ज़्यादा दिक्कत तब होती है इनिशियल के डेज में, और जब वायर की एडजस्टमेंट होती है, आपके रूटीन जो ऑर्थोडोंटिक फॉलो अप रहता है उस दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज पेशेंट, छोटे छोटे पेशेंट कराते हैं और एडजस्ट कर जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। तो ये बताएंगे कि अगर किसी को ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले उसको क्या स्टेप उठाना चाहिए, कैसे उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, कैसे वो रीच आउट करे किसी प्रॉपर डेंटल केयर, डेंटल प्रोवाइडर को, कैसे वो रीच आउट करे? देखिए हमारे यहाँ तो मोस्ट कॉमनली क्या है, किसी भी डॉक्टर के पास आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जा सकते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट ऑन कॉल भी होते हैं, अपने क्लिनिक्स में होते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है एक एक ऑर्थोडोंटिस्ट से ही करवाएं। ठीक है, जो कि 3 साल इस चीज को पढ़ा है, पढ़ाई की है, पेशेंट्स किए हैं। उसके बाद वो उस स्टेज तक पहुंचा है जहां पर वो आपके लिए क्या अच्छा है वो डिसाइड कर सकता है, वो प्रोसीड कर सकता है। तो आप जहां पर भी जाएंगे, कहीं पे भी जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आप उसके चाहिए ऑर्थोडोंटिस्ट जो स्पेशलाइज्ड हो ब्रेसेस। थैंक यू डॉक्टर सुषमा, आपने काफी सारे क्वेश्चंस के हमारे आंसर्स दिए हैं। ये शॉर्ट आपने जो टाइम हमें दिया है अपने बिजी शेड्यूल से, थैंक्स फॉर दैट। तो डॉक्टर सुषमा जी, अगर अंत में हमारे कोई भी श्रोता, हमारे कोई व्यूअर ऑडियंस अगर आपकी क्लिनिक से आपसे संपर्क करना चाहे या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहे, या फिर कैसे वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम आप बता दीजिए, और अगर कोई और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो प्लीज वो भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अभी जो मैं बना रही हूँ कंटेंट, मेरे चैनल का नाम है डेंटल नोट्स एंड निमोनिक्स। और अभी तो मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो रिलेटेड टू एक प्रोफेशनल फील्ड पे बना रही हूँ। बट अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इन नियर फ्यूचर उन लोगों के लिए भी बनाऊंगी जिन लोगों को ज़रूरत है, मतलब आम आदमियों को। अभी जो मैं कंटेंट बना रही हूँ वो डेंटल के लिए बना रही हूँ, स्पेशलाइज्ड। और वहां मैं आपको, और अगर आपसे मुझसे कुछ बात करना है तो ये वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं ऑब्वियसली आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगी। जी जरूर डॉक्टर सुषमा, आपका जो चैनल का लिंक है हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। जिसको भी इनसे कांटेक्ट करना है, इनका चैनल की वीडियोस गो थ्रू करनी है, प्लीज आप गो थ्रू कर सकते हैं। और आपका, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं, फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे अगले डिटेल सेशन में आपके साथ जरूर। तो आपने बहुत जो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक बहुत